बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में अहम प्रेस टॉक के हवाले से हम भी गुफ्तगू करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका ये कहना था कि सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ मुहिम डिजिटल दहशत गर्दी है। मजीद उन्होंने कहा कि इस साल मुल्क में 22,409 से जायद ऑपरेशन कर चुके हैं। अज़्म इस्तेहकाम संजीदा मामला है, इसे भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है, किसी को घर से नहीं निकाला जा रहा है। बन्नू मार्च में कुछ मुसल्लह शरपसंद अनासिर भी शामिल थे। 9 मई के बाद इंतशारी टोले ने कहा था कि फौज ने रोका क्यों नहीं, गोली क्यों नहीं मारी। मजीद इस हवाले से उनका क्या कहना था और अपनी प्रेस टॉक में उन्होंने कौन से अहम नुकात पर गुफ्तगू की, वो हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने मेहमानों के तारुफ से। सीनियर एनालिस्ट हनीफ कमर साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। एक और सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ हनीफ कमर साहब मैं आपसे करूँगी। सर, आप उस प्रेस टॉक में मौजूद थे, सर ज़रा हमें उसका अहवाल भी बताइएगा और ये भी बताइएगा DGISPR ने किन अहम नुकात पर गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया हुमा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, उसमें उन्होंने, अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं क्रक्स आपको बताऊं तो वो 4 पोर्शन थे जो उन्होंने डिस्कस किए, और उसका जो ओवरऑल जो मकसद था वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम था, और उसके बारे में पाई जाने वाली कन्फ्यूज़न, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़, बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से जो कन्फ्यूज़न पैदा की जा रही है, उसका ख़ात्मा करना और एग्जैक्ट पिक्चर पेश करना था। और इसके साथ साथ उस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम बेसिकली है क्या, ये उन्होंने बताया। तो इसके लिए उन्होंने जो बताया वो ये था कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है ये आज नहीं शुरू किया जा रहा, ये उस वक़्त जब दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सारी जमातों ने एक मुतफ़िका अलाइंस बनाया था और उसके नतीजे में एक नेशनल कंसेंसस के साथ एक बात तय की गई थी कि हम मुल्क से दहशत गर्दी का ख़ात्मा करेंगे, और इसके नतीजे में 14 पॉइंट्स तय किए गए थे कि इन पॉइंट्स पर हमने अमल करना है, और ये अमल सारे स्टेक होल्डर्स ने करना था, किसी एक ने नहीं करना था। उसमें हुकूमत भी स्टेक होल्डर है, अपोजिशन भी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, अफवाज पाकिस्तान भी हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे जो स्टेक होल्डर्स थे, अब इनके ज़िम्मे काम क्या था, क्या स्ट्रेटजी क्या तय हुई थी। तय ये हुई थी कि क्लियर, होल्ड, बिल्ट एंड ट्रांसफ़र। ये उन्होंने बताया कि सबसे पहले जहाँ पे दहशत गर्दी वाले एरियाज हैं उनको क्लियर करना है। ये पाक फ़ौज के ज़िम्मे काम लगा था कि जहाँ पे जिन इलाकों पे रियासत की रिट नहीं है वहाँ पे रिट इस्टेब्लिश करनी है, उनको दहशत गर्दों से पाक करना है। उसके बाद होल्ड करना है, वहाँ पे स्टे करना है, वो स्टेट को कायम रखना है। ये दोनों काम अफवाज पाकिस्तान के ज़िम्मा थे। और उसके बाद तीसरा काम था बिल्ट, कि उस इलाके की तामीर व तरक्की करनी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वहाँ पे लोगों के लिए सहूलतें पैदा करनी है, लोगों को अच्छी गवर्नेंस देनी है। ये गवर्नमेंट का काम था और ख़ास तौर पर सूबाई हुकूमतों का काम था ये। और उसके बाद ट्रांसफ़र, यानी कि वो उस इलाके को अवाम की हुकूमतों के हवाले करना था जो अवामी नुमाइंदगी करती थी। अब ये जनरल साहब का ये कहना था कि देखें, हमने इलाके क्लियर कर दिए, आज पाकिस्तान में कोई भी नो गो एरिया नहीं है। पाक फ़ौज ने इतने ऑपरेशन करके, शहादतें देकर, जानों की कुर्बानियाँ देकर, जैसे भी हुआ उन्होंने अपना इलाका क्लियर करवा लिया, और क्लियर करवाने के बाद उसको एस्टेब्लिश भी किया, होल्ड भी किया। अब आगे किसकी जिम्मेदारी है? आगे हुकूमत की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। तो अनफॉर्चुनेटली जो भी इस वक्त प्रॉब्लम आ रहे हैं वो दूसरे और तीसरे मरहले पे आ रहे हैं, यानी कि बिल्ट और ट्रांसफर वाले मरहले पे आ रहे हैं। आपने पहले 2 मरहले क्लियर है। अब उन्होंने दूसरी जो बात की वो ये की कि ये क्यों नहीं हो पा रहा। सवाल ये है कि ये पहले 2 जो है वो सेगमेंट वो तो तय हो गया, अब तीसरा और चौथा नहीं हो रहा। उसमें वो कैसे होना था, उसके लिए आपने इलीगल स्पेक्ट्रम ख़त्म करने थे। इलीगल स्पेक्ट्रम में सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी जो ये क्रैकडाउन है आपकी स्मगलिंग के ख़िलाफ़, और आपके जहाँ जहाँ से भी नाजायज़ तौर पर माल पानी पैसा बनाया जा रहा है, ये सारे गैर कानूनी ज़राए आपने रोकने थे, वो हुकूमतों ने रोकने थे, वो नहीं रोके गए। मदरसाज की इस्लाहात करनी थी और उनको रजिस्ट्रेशन देनी थी, आपने वो काम भी नहीं किया। उसके बाद आपने लीगल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करना था, आपने इन दहशत गर्दों को सजाएं देनी थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में जिन लोगों ने
जिन शरपसंदों ने फौजी तनसीबात पर हमले किए आपने उनको भी सजाएं नहीं दी। और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ पे दहशतगर्दी इन 2 सूबों में सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ आपके यहाँ कितनी है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, कितने मुजरमों को सज़ा हुई है। ये 1 साल में एक सूबे में 10 और एक सूबे में 7-8 लोगों को सज़ा हुई है। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई हैं। कहने का उनका मकसद ये था, क्रक्स ये था कि फ़ौज तो जिम्मेदारी अदा कर रही है, बाकी स्टेक होल्डर्स को भी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए और पूरी भी करनी चाहिए। और इस हवाले से जितनी भी ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, इसका खात्मा करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ये थ्रू लेजिस्लेशन होगा, ये कानून के जरिए होगा। ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है, इसको आप इस तरह एलिमिनेट नहीं कर सकते जिस तरह आप सामने वाले दहशतगर्दों के साथ फाइट करके उनको एलिमिनेट कर देते हो। इसके लिए आपको कानून का सहारा लेना होगा। ये था क्रक्स। यकीनन ऐसा ही है। ब्रिगेडियर साहब, सर कंटिन्यू करना चाहेंगे अभी जिस तरह से हनीफ कमर साहब इस गुफ्तगू का क्रक्स बता रहे थे और 4 सेगमेंट्स के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, साथ ही साथ एक चीज तो हमारे सामने क्लियर पिक्चर है कि कसूरवार कौन है, अब कहाँ फ्लॉज हैं, कहाँ हर्डल्स हैं, इनको कैसे रेक्टिफाई तो कर लिया गया, अब इनको ओवरकम करने के लिए कैसे काम किया जाएगा, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी कब पूरी करेगी? सर बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो नहीं लगता कि हुकूमत जो चीज़ें आपने कही हैं या जो DGI SPR ने कही हैं, जो हनीफ साहब अभी जिनके ऊपर तबसरा कर रहे थे, वो बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग फैक्ट्स हैं, बहुत फैक्चुअल पोजीशन है, हकीकतें हैं। और पाकिस्तान दहशतगर्दी में पिछले 15 साल से तो बहुत बुरी तरह की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व। इससे पहले हम शिया सुन्नी की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे, शिया सुन्नी को मार रहे थे, सुन्नी शियाओं को मार रहे थे, सिपाही मोहम्मद बनी हुई थी और लश्कर जंग भी बना हुआ था। उसके बाद आप देखिए कितने पाकिस्तान में बड़े बड़े दिलखराज वाक़यात हुए। APS का वाक़या आपके जहन में होगा, अभी पुलिस लाइन में जो वाक़या हुआ वो आपके जहन में होगा। यानी दहशतगर्दी की तवातुर से एक फ़िज़ा कायम है। अब उसके ऊपर कितने हमने ऑपरेशन किए, ऑपरेशन राय रात हुआ, ज़रब-ए-अज़्ब हुआ, कितने आपको 15 ऑपरेशन हम गिन सकते हैं यहाँ बैठ के, और उनसे इलाके वाकई क्लियर हुए। वहाँ पे दहशतगर्दों को उससे वो इलाका खाली कराया गया। आपको पता है जब राय रात ऑपरेशन हुआ था उस वक्त सवात के अंदर एक डिफेक्टो हुकूमत कायम हो गई थी और उस वक्त भी एक पॉलिटिकल हुकूमत थी जिसने साहब ऑपरेशन राह रास्त के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे हैं। सर इसी गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करेंगे, अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ने का कहा जा रहा है। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है DGI SPR की प्रेस टॉक के हवाले से, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हनीफ कमर साहब, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, ज़रा उसी को सर कंटिन्यू करते हैं, फिर उनकी जाने भी बढ़ेंगे। अभी जो सिचुएशन हो गई है, जिस तरह से आपने भी गुफ्तगू का आगाज़ किया, कुछ चीज़ें क्लियर हैं, कुछ चीज़ों में क्लैरिटी अभी भी मौजूद नहीं है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को अगर सर सिर्फ हम डिस्कस करें, इस वक्त उसकी क्या सिचुएशन है और हुकूमत इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकती है उस लायमल को रेगुलराइज करने में? ब्रिगेडियर साहब भी जो जिक्र कर रहे थे, मैं भी उनसे मुत्तफिक हूँ इस हवाले से कि जो आपकी सिविलियन हुकूमतों ने काम करने थे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए, या यूँ कह लें कि सोसाइटी में अमन के लिए और पूरी की पूरी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए ये इक़दाम थे। ये सिर्फ दहशतगर्दी का ख़ात्मा एक इसका आंसर था। जब दहशतगर्दी का ख़ात्मा होता तो पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन आती, इस्तेहकाम आता, मुआशी खुशहाली आती, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती और आम आदमी को वो दिन न देखने पड़ते जो वो आज देख रहा है। इस हवाले से ये आम आदमी भी यही मानता है और आज DGI SPR ने भी यही कहा कि फ़ौज ने तो अपने हिस्से का काम किया। चलें आप उस पर यह कह सकते हैं कि 100% नहीं हुआ तो कम अज़ कम 80-90% तो हुआ, लेकिन जो दूसरी साइड थी सिविलियन साइड, उसने आपके लीगल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करना था, उसने आपके इलीगल स्पेक्ट्रम को ख़त्म करना था, उसने आपके जो मदरसा इस्लाहात लेके आनी थी, उसने गुड गवर्नेंस देनी थी, उसने आपके यहाँ बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करना था और नीचे तक पावर डिलीवर करनी थी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका और वो ना होने की सबसे बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। यहाँ पे अब सूरत हाल ही और मुझे होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। अच्छा, मुस्तकिल करीब में भी नज़र नहीं आ रहा। 2 मरतबा इस बात का जिक्र किया, DGI SPR की प्रेस टॉक में भी हमने देखा कि उन्होंने बड़े वाज़ेह कहा कि 50% इस मुल्क में मदारिस रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या ये भी फ़ौज ने करना है? यकीनन ये हुकूमत ने करना है। यहाँ कौन सी हर्डल्स हैं, यहाँ कौन से फ्लॉज हैं? ये जो हुकूमतें हैं सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। आप देखें कि जो
एक जो वज़ीर आज़म बन जाता है, वज़ीर आज़म बनने के बाद वो कुर्सी बचाने की फ़िक्र में लग जाता है पहले दिन से ही, और जो नहीं बनता वो कुर्सी के हसूल के लिए लग जाता है, वो हर जायज़ नाजायज़ ज़रिए में लग जाता है। सियासी हारमनी हमारे यहाँ नहीं है, और सियासी तौर पर लोगों के मफादात इस लेवल पे वाबस्ता है कि उनके मफादात वो सियासी इस्तेहकाम से शायद उतने पूरे नहीं होते जितने सियासी अदम इस्तेहकाम से पूरे होते हैं। ये इलीगल स्पेक्ट्रम के बेनिफिशरी हुमा ना आप है, ना मैं हूँ, ना आम आदमी है, इसकी बेनिफिशरी एलीट क्लास है। वो जो एलीट क्लास है वो आपके यहाँ पॉलिटिक्स में भी है, वो आपके यहाँ ब्यूरोक्रेसी में भी है, वो आपके यहाँ दूसरे भी तमाम जगहों पे मौजूद है। तो ये काम अब स्मगलिंग मैं तो नहीं करता, ना आप करते हैं, ना हम करते हैं। जो लोग स्मगलर हैं, जो दूसरे ममालिक से, अफ़गानिस्तान और इधर उधर से जो जैसा कि आज DGISPR ने भी कहा कि पेट्रोल और उसमें असला आता है और उसमें मंशियात आती हैं, तो ये कोई आम आदमी का काम तो नहीं है। आम आदमी, ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है, और बड़े लोग ही उन्होंने ही फैसले करने हैं। अब जिन्होंने फैसले करने उनके मफादात बदकिस्मती के साथ वाबस्ता हैं इस इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ, इसलिए वो कभी नहीं करेंगे। इसी तरह मदरसा। सर बड़ी अहम बात आप करें, इसी को कंटिन्यू करते हैं। सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। ओवरऑल हम DGISPR की प्रेस टॉक पर गुफ्तगू करें। सर अब आपने भी यकीनन उनकी प्रेस टॉक सुनी होगी, इसके बाद आपको क्या लगता है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की अगर हम बात करें तो सर मुल्की सालमियत, कौमी सालमियत के लिए आपको लगता है इस वक्त ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लाजिमुल मलजूम बन चुका है? डेवलपमेंट हुई है, और 15 अगस्त 2021 के बाद से अफगान तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है, इसके बाद हमने दहशतगर्दी की एक सर्च देखी है खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, एल्सवेयर पाकिस्तान में, और देखें वहाँ से टेररिज्म को बेसिकली TTP के जो टेररिस्ट है उनको जो प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया जा रहा है, और इसको वहाँ से वेपन्स भी मिल रहे हैं, उनको फंडिंग भी हो रही है, और उनको वहाँ पे लॉजिस्टिक्स भी मिल रहे हैं। तो फिर हमने रिसेंटली देखें डेवलपमेंट्स देखी, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के सदर्न जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स में एक तेजी उधर हमने देखी है। तो अज़्म इस्तेहकाम का बेसिक कंसेप्ट जो है वो देखें कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस ऑपरेशंस हैं या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, उनको जारी रखना है, लेकिन विद मोर समराइज करें तो नेशनल एक्शन प्लान की ये कंटिन्यूटी बताई जा रही है। जी हाँ, नेशनल एक्शन प्लान में देखें ये सारी चीजें थी, बदकिस्मती से नेशनल एक्शन प्लान पे तो असर अमल ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो बहुत सारे ऐसे जिस तरह 14 पॉइंट्स अभी बताए जा रहे हैं कि उनको तो बेसिकली गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस ही नहीं किया। अभी मदरसे जो है देखे उसमें एक पॉइंट था, अभी 50% मदरसे आपके रजिस्टर नहीं हुए अक्रॉस पाकिस्तान, तो इसमें इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस हैं, लोगों के बच्चे हैं यहाँ पे, उनके वो ब्रेन वॉशिंग हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, इसको हमने करना था। लेकिन अज़्म इस्तेहकाम जो है देखें कि इसमें एक जुज़ है कि कंटिन्यूटी ऑफ द ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारे दूसरे हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पुलिस है, आपके जो लॉ सिस्टम है, जो जुडिशरी वाले जो मसाइल हैं, जिसमें आप देखें आपके पास कोर्ट्स, एंटी टेरर कोर्ट्स कम है, पेंडिंग केसेस बहुत हैं, आपके पास जजेस नहीं हैं, तो वो है। फिर पुलिस की स्ट्रेंथ देखें, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा हमले हैं और वहाँ पे 537 टोटल पुलिस के लोग हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारी चीजें हैं, फिर इसमें डिप्लोमेसी भी शामिल होगी, तो ये बहुत सारी चीजें अज़्म इस्तेहकाम है। तो इसमें कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे कोई नहीं होगी, लेकिन ये है कि ऑपरेशन कंटिन्यू होंगे विद मोर इंटेंसिटी। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपना कीमती वक्त और कीमती तर्जिए से आगाह किया। नाज़रीन हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, DGISPR की प्रेस टॉक के हवाले से ही मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आएंगे, ब्रिगेडियर गज़नफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अफगानिस्तान के हवाले से जब DGISPR गुफ्तगू कर रहे थे, थोड़ा सा मैं उस जानिब आना चाहूँगी। अफगानिस्तान की सरहदें 6 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें से 5 ममालिक में वीज़ा एंट्री है। सर अफ़गानिस्तान की जब हम बात करते हैं, अफ़गान सरजमीन दहशतगर्दी पाकिस्तान में करने के लिए मुलव्विस है, ये फिर हमारे पास सारे फैक्ट्स भी मौजूद हैं, फिर भी अफ़गान हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। सर उनको कैसे संजीदा किया जा सकता है? असल में
बात यह है कि इस किस्म की जो सूरत हाल होती है जिसमें कोई गवर्नमेंट जो है उसको आप ये कहते हैं कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और अब जितने सबूत आ रहे हैं वो आप देख रही हैं कि उसके अंदर ये चीज़ साबित होती जा रही है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो न सिर्फ दहशतगर्दों की मदद कर रही है, उनको फाइनेंस कर रही है, बल्कि उनको डायरेक्ट भी कर रही है। और पिछले दिनों जो एक कॉल लीक हुई है नूर मसूद गैरी, उसमें आपने सुना होगा कि वो टारगेट चूजिंग भी करके दे रहे हैं। जी, ट्रेनिंग दी जा रही है बाकायदा। ट्रेनिंग तो खैर बड़ी पुरानी जा रही थी ना, 4 कैंप हैं जो मौजूद हैं वहाँ पे। एक पुलचरखी के नज़दीक कैंप है, एक काबुल के अंदर कैंप है, एक मज़ार शरीफ में कैंप है, फिर इनका एक वहाँ पे जॉइंट हेडक्वार्टर है जहाँ पे जाके हक्कानी नेटवर्क की और तालिबान दहशतगर्द जिनकी मुलाकात होती है, फिर वो गुल बहादुर है उसका आउटफिट है। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान ने बारहा डॉजियर्स के तौर पे और बातचीत पे उनको बताई हैं, लेकिन होना ये चाहिए था कि इसके ऊपर अफगान हुकूमत को एक्शन लेती। बिल्कुल। अब आपने देखा जब दासू वाला हमला हुआ था तो वहाँ चाइनीज़ इंजीनियर टारगेट हुए थे, तो असल में मैं ये समझता था उस वक्त चाइनीज़ को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि अफगान हुकूमत को ये कहते कि जी आप इन दहशतगर्दों की जो मदद कर रही हो, क्योंकि चाइनीज़ बड़े हेक्टिक तरीके से काम कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर और बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ सामने आई उसमें चाइनीज़ ने पाकिस्तान को प्रेशराइज तो किया, और पाकिस्तान ने उसके बाद आपको पता ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का भी इसीलिए ऐलान किया था, फिर उसको भी हुकूमत ने कन्फ्यूजन में डाल दिया कि ये तो विजन है, ये तो ऑपरेशन नहीं है। तो अफगान हुकूमत इस मूड में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में वो जितने अमेरिकन हथियार छोड़ के गए थे जो बहुत लेटेस्ट वेपन्स थे, जिनमें एनवीजीज थी, थर्मल इमेजर्स थे, थर्मल राइफल्स थी, ये तमाम की तमाम चीज़ें वो इन दहशतगर्दों के बाकायदा ऑर्गेनाइज तौर पे हवाले कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी अटैक हुए हैं उनके अंदर इन अमेरिकन आर्म्स की प्रेजेंस नजर आई है। अब इसके अंदर असल में तो रीजनल अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि जो तालिबान की दहशतगर्दी है वो इस पाकिस्तान के लिए खतरा तो है ही, वो इस रीजन के लिए भी खतरा है, सही। वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए भी खतरा है। लेकिन चूंकि एक रीजनल अप्रोच नहीं है, और अमेरिका जो पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक सिर्फ इसलिए करता था और मदरसों पे हमले इसलिए करता था, लोगों के घरों पे हमले इसलिए करता था क्योंकि उनके गाड़ी जाती हुई नजर आ जाती थी, एक हुजरे के अंदर कुछ लोग बैठे हुए नजर आते थे, तो उनका सैटेलाइट से जो तस्वीर लेते थे ड्रोन से, उसको वो कहते थे कि ये जो हुजरे के अंदर लोग बैठे हैं ये तो दहशतगर्द हैं, और वो जाके खड़क वहां पे ड्रोन से मिसाइल मार दिया करता था। अब अमेरिकन को पता है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अड्डे मौजूद हैं, गुल बहादुर के अड्डे मौजूद हैं, तो इस वक्त अगर वो चाहें कि इस खत्ते में दहशतगर्दी खत्म हो तो उनको अब भी इन इलाकों को टारगेट करना सर, आप चाहिए। जो बात करें महज डाउट्स को जो है वो प्रूफ बना के या बेस बना के अटैक कर दिए जाते थे, अब तो वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, अब क्यों खामोशी है? और फिर अफगान हुकूमत को कुछ बावर कराने का फायदा ही नहीं है जब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन सब में। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान तो बाहर है, इसको अब अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर आके कोई सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचा सकता है, या यहाँ पे एक रिपोर्ट आपके पिछले दिनों आपकी नज़र से गुजरी होगी कि वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर 22 लोगों को टारगेट किया, जिसके अंदर वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, और कहते हैं कि इंडिया में वो कुछ करते रहे थे। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाके उन ठिकानों पे हमला क्यों नहीं कर सकता जहाँ पे आपको पता है गुल बहादुर बैठा हुआ है, जहाँ पे नूरिस्तान में लोग जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ आपको पता है पख्तिया और से लाइन खींचे तो आपकी लाइन नॉर्थ वजीरिस्तान के सर, अंदर आपकी नजर में यही वाहिद सोल्यूशन है? जी, आपकी नजर में यही वाहिद सोल्यूशन है इस मसले का? इसके सोल्यूशन दो सोल्यूशन है। इसका एक सोल्यूशन है कि आपको प्रोएक्टिव होकर कोई एक्शन लेना है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आप मिलिटरीली एक्शन लें। अब मैं वो आपको तरीक़ाकार यहाँ क्या बताऊं जिसके जरिए आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन कर सकते हैं जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और वहां से दहशतगर्दी की वारदातों को इनिशिएट कर रहे हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से। उसके बहुत तरीक़ाकार होते हैं जो दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी करती है, उनको ये पता होते हैं कि किस तरह करके करने हैं। दूसरी बात यह है कि आपको पॉलिटिकल प्रेशर डालना है, डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना है, एक रीजन के जरिए इवन अमेरिकन को लूप में लेके, चाइनीज को लूप में लेके बात करनी है कि भाई देखिए हमारे अभी बन्नू में जो सर, हमला हुआ, आप जो चीजें बता रहे हैं, जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी, फिर मैं हनीफ कंवर साहब की जानिब बढ़ूंगी। आर वी इन अ पोजीशन टू डू दैट? यस वी आर इन अ पोजीशन टू डू दैट, व्हाई नॉट?
ये किस तरह हुआ कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं? हम बिल्कुल इस पोजीशन में हैं अगर हम अपने आप में ये महसूस करें कि हम इस पोजीशन में हैं। अगर वो हुकूमत और वो लीडरशिप ऐसी मौजूद हो जो ये महसूस करे कि हम इस पोजीशन में हैं। अब जब लीडरशिप आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी और विजनरी नहीं होगी और तब तक कुछ नहीं हो सकता। सर बहुत अहम बात करें हनीफ कमर साहब, सर कंक्लूजन आपसे लेना चाहूंगी और क्लोजिंग रिमार्क्स भी आप देंगे। सर अभी दो बातें ब्रिगेडियर साहब ने की, एक तो वो कुछ ऑप्शंस के हवाले से बात करते हैं, दूसरी जानिब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की जो कन्फ्यूजन है कि ये विजन है ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन है विजन नहीं है, ये कब क्लियर होगी सर? ये मैं ब्रिगेडियर साहब से बिल्कुल 100% मुत्तफ़िक हूँ। हमारे यहाँ सलाहियत का फुकदान नहीं है, हमारे यहाँ कैपेसिटी भी है, सलाहियत भी है, हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदनीयती है। अनफॉर्चुनेटली हम ये करना नहीं चाहते। हमारी ये डिप्लोमेसी का फेलियर है जो हम अफ़गानिस्तान को मजबूर नहीं कर सकते। हमारी यहाँ डिप्लोमेसी होनी चाहिए कि चाइना के साथ, ईरान के साथ, नेबर कंट्रीज़ के साथ मिल के हम एक प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकते अफ़गान हुकूमत पर। और दूसरा, क्या हम अफ़गान बॉर्डर को रेगुलराइज नहीं कर सकते जो आज DGISPR ने भी कहा, वो क्यों नहीं कर रहे हम? उसमें सलाहियत का मसला नहीं है, उसमें मसला बदनीयती का है कि वो जो इलीगल ट्रेड होती है उसके बेनिफिशरी कौन है, वो नहीं होने देते। ये हुकूमत ने करना है काम, हुकूमतों के ज़ाहिर करने के काम है। ये जो हुकूमतें हैं उन्होंने ही अपनी रेट कायम करनी है। अब आप मुझे इलीगल किसी मुल्क में इस तरह जाके दिखाएं ना, पाकिस्तान के अलावा, या इस तरह आके दिखाएं, तो ये हुकूमत का काम है। वो चमन बॉर्डर कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, ये बॉर्डर कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। क्यों नहीं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड आमदोरफ्त हो सकती है, हमारे इदारे कर सकते हैं, हमारी हुकूमतें कर सकती हैं, लेकिन वो करेंगे तब जब वो ज़ाती मुफाद से बालातर होकर मुल्की मुफाद के लिए सोचेंगे। अनफॉर्चुनेटली कानूनी तौर पे जो मुकीम अफगान बाशिंदे थे उनको निकालने की बात की, तब भी अमेरिका बीच में आ गया। क्या सिर्फ अमेरिका ही रुकावट है? अमेरिका से ये पूछा जा सकता है कि साहब बहादुर, हम आपके यहाँ आ सकते हैं बगैर वीज़े के? अगर वो हमें अलाउ करता है तो हम भी अलाउ कर दे। सर हम फिर वही बात आती है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनसे सवाल कर सकें। मेरा ख्याल है कि पोजीशन बनाई जा सकती है। रास्ता, क़यादत का काम क्या होता है? क़यादत ये नहीं कहती कि हालात मेरे बस में नहीं है, क़यादत मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर रास्ते निकालती है। ठीक हो गया सर, आपने बेहतरीन बात की है कि क़यादत मुश्किल से मुश्किल मसले का हल भी निकाल सकती है और रास्ता बना सकती है। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह निगहबान।